शरद पाटिल साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट लाया है मोदी जी ने, उसमें आपकी आपत्ति क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके पहले भी हो रहा था। अब सिर्फ कैसा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मुकाबला होगा, सामना होगा बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो जैसे आप देखिए कि आप समझ लीजिए कोई अगर एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, आप सिग्नेचर करके दे देते हैं, उसके अंदर जो जो भी लिखा हुआ होता है आपकी समझ के बाहर होता है। माने फाइन प्रिंट जो बोलते हैं वो हमको समझते ही नहीं। बैंक से अगर हम कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक में जो कुछ भी हमारे सामने रखा जाता है उसके ऊपर हमको ब्लाइंडली सिग्नेचर करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, ये आपके हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों के अगर बस की बात नहीं है तो आम आदमी के क्या बस की बात होगी? उसको क्या समझेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में? दूसरा ऐसा कि अगर समझ लीजिए उसमें एक प्रावधान ऐसा है कि समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में मेरे साथ में किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कंपनी को जो चाहिए वो पैदावार करके मैंने ले जाके दे दी, और कंपनी ने कह दिया कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, हम इतना दाम नहीं देंगे, तो क्या कर सकेंगे? मैंने इतने बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में झगड़ा नहीं कर सकता, मैं कोर्ट में जा नहीं सकता। मैं जाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत है केवल एसडीएम। एसडीएम मेरी सुनेगा या कॉर्पोरेट की सुनेगा? तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसमें बहुत ही अनइक्वल, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बिटवीन इक्वल्स। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दो दो इक्वल्स के बीच में होना चाहिए। ये इतना अनइक्वल है कि गांव का सीधा साधा अनपढ़ किसान और जबरदस्त बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की जिनके पास में बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास में हजारों करोड़ का यह है पूंजी है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जो दुर्बल है वही मार खाएगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कोई नई बात नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने से हमारे भारत में शुरू हुआ। उसको केवल हमने लीगल दर्जा जिस ढंग से आज देना चाहते उस ढंग से नहीं दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार तो था। अभी उसके कुछ कई उदाहरण है। एक उदाहरण पी साईनाथ ने 2013 का उदाहरण दिया है। पी साईनाथ बहुत बड़े पत्रकार है, कृषि क्षेत्र में बहुत काम करने वाले वैज्ञानिक भी है, पत्रकार भी है। 2013 में केरल वायनाड, जहां से अभी राहुल गांधी एमपी बने हैं, वो वायनाड, उस वायनाड में वैनिला की खेती की गई थी, क्योंकि अमेरिका में कुछ तो भी दिक्कतें आ गई थी और इस कारण उनका उत्पादन नहीं हो रहा था और वैनिला की बहुत जरूरत थी। वो अलग अलग देशों में ढूंढ रहे थे। उन्होंने केरल के जमीन को चुना और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुआ। पहले कुछ सालों तक, 1-2 सालों तक उन्होंने 4000 रुपीस पर केजी वैनिला की कीमत के लिए तय किया था। उसके लिए खर्चा आता था 2,45,000 रुपए खर्चा आता था 1 एकड़ में, जबकि 1 एकड़ में बाकी जमीन के लिए केवल 8,000 रुपए खर्चा आता था पैडी उगाने के लिए। तो किसानों ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उस ढंग से उन्होंने वैनिला वहां पर पैदा किया। पहले साल में एकदम बहुत अच्छे ढंग से उनको प्राइस मिला, जैसे मैंने कहा उस ढंग से 4,000 रुपए पर केजी। दूसरे साल थोड़ा कम मिला लेकिन अच्छा मिला। इस कारण आजू बाजू में बहुत फार्मिंग इस ढंग का शुरू हुआ। और तीसरे चौथे साल में या 5वें साल में 68 रुपीस पर केजी प्राइस मिलना शुरू हो गया। सभी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो थे बीच में के लोग, उन्होंने अपना प्राइस एकदम से गिरा दिया। अब इनकी जमीन इसके लिए तैयार थी, पैडी वगैरह भूल गए थे। ये इतने कर्जे में डूबे कि उनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है वो फायदे के लिए होता है। मैं कल जाकर अगर कहूं कि हमारी पूरी की पूरी मिलिट्री फायदे के लिए चलाओ तो क्या होगा? किसानी केवल फायदे के लिए नहीं हो सकती है। किसानी ये देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीज है। हमेशा इस बात की तरफ हमने ध्यान में देना चाहिए। जो कॉर्पोरेट्स केवल फायदे के लिए काम करते हैं, वो कॉर्पोरेट्स के जरिए कभी भी किसानों को फायदा मिलना संभव नहीं। अभी आलू के क्षेत्र में यही बात हुई है। बारामती से लेकर हर जगह पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। जब बड़े पैमाने पर उनको सस्ते में चीजें मिलनी शुरू हुई, किसी ना किसी कारणवश उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के 100 खामियां निकालकर उसको रद्द कर दिया, माल नहीं खरीदा, कर्जे में डूब गए वो लोग। ऐसे काफी अनुभव है। जिन लोगों के अनुभव अच्छे हैं, उन लोगों के कुछ सालों के अनुभव अच्छे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अच्छा अनुभव लोग आपको कहेंगे, उन्होंने 3-4 साल के ऊपर उनको समय नहीं हुआ है।
जिनको 10-10, 20-20 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ में जो जुड़े लोग हैं, उन्होंने देखा है कि कितने बुरी तरह से वो मार खाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये प्रोसेस जो है, वो केवल भारत में अभी हम कानूनन बना रहे हैं, लेकिन पूरे दुनिया में चलते आई है। सारे अमेरिका में पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ही खेती चलती है। बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट्स खेती करते हैं, किसान वहां से हट जाते हैं। पहले करीबन 17% किसान थे खेती में, वहां से जाकर, जैसा पाटिल साहब ने कहा है, कि अभी 2% किसान केवल बचे हैं। जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जिनके पास में सैकड़ों एकड़ जमीन होती है, वही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टिकते हैं, बाकी के उसमें से निकल जाते हैं। जैसे आज के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो हमारा, जिसको मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 कहा गया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट शब्द कहीं भी नहीं है, अनुबंध शब्द है। लेकिन ये जो कुछ है, उसके कारण क्या होने वाला है? जो भी इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंपनीज उनके साथ में करेगी, चाहे कॉर्पोरेट्स हो चाहे कंपनीज हो, वो पैसे वसूल करने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए होता है कि ठीक है, आपको आप खाद देंगे, बीज देंगे, उसके बाद में पैसा देंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो देंगे, और बाद में हम वसूल कर लेंगे कीमत में से। लेकिन कब कीमत में से वसूल करेंगे? जब आप तय हुआ है उतना माल हमको देंगे। अब समझो यहाँ पर किसी कारणवश बरसात आ गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, और हमारे देश में तो हमेशा गड़बड़े होती रहती है। कभी बाढ़ आती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी और कुछ होता है, कभी अभी उपज खेत में और उस समय में बरसात आती है तो सब उपज खराब हो जाती है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है, सब चीजें होती है। उस साल में वो अपनी उपज नहीं दे पाया। बार बार मोदी जी कहते हैं कि किसानों की खेती नहीं जाएगी, लेकिन ये बात सच नहीं है। उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ये जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो वसूल करने का अधिकार उनको होगा, और जैसे किसान टैक्सेस वसूल करते हैं उस ढंग से इसको वसूल किया जाएगा। किसान के टैक्सेस वसूल होते हैं उस ढंग से इसको वसूल किया जाएगा। यानी बैंक्स उसकी कुर्की करती है वगैरह वगैरह, ये सभी प्रोसेस उसमें होगी, और किसान की जमीन धीरे धीरे, कल्पना कीजिए कि लगातार 2 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट में फेल हुआ, उसको दूसरा क्या चाह रहा है? वो क्या बेच सकता है? उसके घर की कोई कीमत नहीं होती है किसान की, बेचेगा तो क्या बेचेगा और पैसे कैसे देगा? वसूल करने का अधिकार दिया। फिर ये निर्णय तो जैसा पाटिल साहब ने कहा कि डीएम करेगा, तो डीएम किसके दबाव में काम करेगा, अलग से कहने की बात नहीं है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अनुभव पूरे दुनिया में है, वो अनुभव ये है कि किसान या तो खेती के बाहर होता है या फिर किसान मजदूर बनता है। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो केवल खेती में काम करने वाला बन जाता है। ये जो डर बार बार लगता है हमारे सभी पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, वो इसलिए लगता है कि उनके बेटे कनाडा में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से चलता रहा, उसका रूपांतर कॉर्पोरेट फार्मिंग में हुआ है, और वहां किसान खेती से बाहर हुए हैं। इसलिए वो डर उनको लगता है, क्योंकि उनका अपने जमीन से प्यार है, उसके आधार पर वो खड़े हैं। तो ये भी बात हमने समझनी चाहिए। रहा सवाल, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई हमारे लिए नई बात नहीं है ना, ऑलरेडी वो चल रहा है, जगह जगह पर चल रहा है, इवन हमारे विदर्भ में चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुभव हमारे आसपास है। कितने अच्छे अनुभव है और बुरे अनुभव कितने हैं, ये तुलना कर कर देखिए। बड़े लोगों के साथ में छोटे लोग कहां तक झगड़ सकते हैं, ये भी आप देखिए। और इसमें तो ऐसा प्रावधान किया गया, ठीक है, बाद में वो मोदी जी हटाने के लिए तैयार है कि डीएम इसका सब निर्णय लेगा, वो कमेटी तय करेगा, और लोग कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। कोर्ट में क्यों नहीं जा पाएंगे? कि कई किसान कोर्ट में गए तो बाद में झगड़ते बैठना पड़ेगा और अटक जाएगी कंपनियां, इसलिए तो कंपनियां ना अटके, कॉर्पोरेट्स ना अटके, इसके लिए ये प्रावधान रखा था। वो दूर हटाने के लिए मोदी जी तैयार है। इसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रूपांतरण कॉर्पोरेट फार्मिंग में होता है। ये हमेशा पूरे दुनिया का उदाहरण रहा है, और वो पंजाब में और हरियाणा में रिपीट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां बहुत ज्यादा अच्छी उपज होती वहां पर होगा, बाकी कम जगह पर नहीं होगा। तो नेचुरली इसके परिणाम उनको ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, ये डर उनको लगता है से। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो कानून बना नहीं बना तो भी लोगों को नुकसान और फायदे दोनों चीजें होती है। अब रहा सवाल छोटे खेत है, हमेशा ये प्रॉब्लम उठाया जाता है कि छोटे खेत। भाई टेक्नोलॉजी भी तो अभी मैक्रो बनी है, हम उस दिशा से बहुत आगे आए हैं।
हम छोटे छोटे 2 एकड़ के खेत में भी खेती उत्तम ढंग से कर सकते हैं। हमको अगर सभी चीजों का एमएसपी ठीक ढंग से मिलेगा, तो जो 2 एकड़ में 1.5 एकड़ हमारे पास है, उसमें भी हम इस ढंग से खेती कल जाकर कर पाएंगे। हमारे बच्चे आज थोड़े बहुत पढ़ लिख रहे हैं, मोबाइल के जरिए और इंटरनेट के जरिए और सभी कंप्यूटर वगैरह सब उसके लिए उनके लिए उपयोग में लाना सुलभ होते जा रहा है, इसलिए उनके पास में जानकारी उपलब्ध रहेगी। उसके आधार पर वो अपने अलग-अलग ढंग के किस्म के उपज के बारे में सोचेंगे और उस दिशा में प्रवास करेंगे, और सरकार ने भी इस बारे में मदद करनी चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब उनकी क्षमता बढ़ेगी। उनकी क्षमता कब बढ़ेगी? जब उनकी उपज उनको फायदे देने की स्थिति में आएगी, तब ये पॉसिबल होगा। वो शुरुआत होगी, शुरुआत के बाद में ये बढ़ता जाएगा। फिर चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो अलग ढंग से करेंगे, उनकी सोसाइटीज बनेंगी, सोसाइटीज के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो उनकी ताकत बढ़ेगी लड़ने की। वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में सही मायने में इक्वल स्तर पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाने की स्थिति पर जाएंगे। ये आगे की चीजें हो सकती है। जब किसानी फायदे में जाएगी, खेती फायदे में जाएगी, उस स्थिति में आएगी, उसके बाद में बहुत सी चीजें पॉसिबल है। लेकिन आज किसानी फायदे में नहीं है। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था इस ढंग से है कि किसान की उपज की कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। WTO उसके लिए प्रेशर लाता है। अमेरिका जैसा देश सुनता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अनाज उनके लिए पूरे देश की सुरक्षा का विषय है। सबसे पहले मेरे देश के लोगों के पेट भरने लायक अनाज हमने उगाना चाहिए, और इसलिए वो बहुत बड़े पैमाने पर अपने किसानों को सब्सिडीज देते हैं, लेकिन WTO के माध्यम से बाकी देशों पर दबाव बढ़ाते हैं। तो जिनकी ताकत बड़ी होती है वो सुनते नहीं है, अपने किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडीज देकर उनके माल के दाम कम रखते हैं। उनके माल के दाम कम रखने के कारण भारत के किसानों के उपज के भी दाम कम रखने का प्रेशर हम पर आता है, और हमने उसी ढंग की अर्थव्यवस्था स्वीकारी है। इसलिए हम अपने किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण कर कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए उस वेब से, जिसको हम कहेंगे कोले का जाला होता है, उस जाले से हमने बाहर आना चाहिए। जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे, तब तक किसानों के विकास की बात को कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि किसान का विकास ही नहीं हो पाएगा।